वक्त स्टूडियो में मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक आलोक द्विवेदी जी इस वक्त मौजूद हैं। द्विवेदी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले द्विवेदी जी, आप ही से शुरुआत करूंगी। काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव कब होंगे और अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में चुनाव होंगे। क्या लगता है आपको, पार्टियों की कितनी तैयारी होगी? क्योंकि तैयारी तो एक तरह से देखा जाए तो दिसंबर तक ही तैयारियां कर ली गई थी, लेकिन समय खिंचता गया और अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो मई में मतदान होने हैं। देखिए, जिनको भी चुनाव लड़ना था, चाहे वो मेयर लड़ना था या नगर पंचायत लड़ना था या नगर परिषद चुनाव लड़ना था, इन सब ने लगभग तैयार 1 वर्ष पूर्व जो उम्मीदवार होते हैं वो उन्होंने स्टार्ट कर दी थी जी। बट समस्या कृतिका जी क्या फंसती है ना कि क्लियर नहीं होता कि कौन सीट किस कैटेगरी रिजर्व हो जाएगी, कौन सी एससी होगी, कौन सी ओबीसी होगी, कौन सी महिला के लिए जाएगी, कौन सी जनरल के लिए जाएगी। ये बहुत बड़ी समस्या इस चुनाव में आती है। आप देखा था, चले चुनाव जो दिसंबर में होना था, फिर जो है इस पर अड़चने आई, सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई। उसके बाद जो है अभी रिपोर्ट आई तो मालूम चल रहा है कि चुनाव जाकर 4 मई 11 मई को होना है और 13 मई को रिजल्ट आएगा। तो तब से उम्मीदवार जिनकी धड़कनें बढ़ी हुई थी कि क्या होगा। अच्छा, इसमें कई लोग होते हैं कुछ वोटरों को लुभाने के लिए कई सारे वादे करते हैं, कुछ उनको लुभावना ऑफर भी देते हैं। जो ऑलरेडी दे चुके थे उनको बाद में फिर से 3 महीने आगे उनको फिर से ऑफर देना पड़ा, क्योंकि 3 महीने तो चुनाव, 4 महीने तो चुनाव डिले हो गया था। इसका खामिया जो उम्मीदवार वो भुगतता है। और आज जिस कैटेगरी जो रिजर्व हो गई, जो एससी में चली गई, ओबीसी में चली गई है, तो समस्या तो वहां पर जनरल जो उम्मीदवार उनके लिए आएगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा तैयारी की, उन्होंने पैसा लगाया, सब कुछ लगाया, अब मालूम चल जाएगा चुनाव से बाहर हो गए हैं। दूसरा देखिए, सपा और भाजपा दोनों इस चुनाव को लेकर के बहुत ज्यादा फोकस हैं। बसपा और कांग्रेस मुझे इस लड़ाई में कहीं दिख नहीं रही है। जो मेन टक्कर होगी भाजपा और सपा के बीच पे ही। अखिलेश यादव लगातार एक्टिव है, योगी आदित्यनाथ एक्टिव है, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष जो है भूपेंद्र सिंह चौधरी वो एक्टिव है, पूरा संगठन एक्टिव है। प्लस जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जैसे मेयर चुनाव 17 में सीट मेयर की हैं, वहां पर जो भी एमपी हैं या जहां वहां पर एमएलए हैं, उन सब की कहीं ना कहीं इसमें जो प्रतिष्ठा है वो दांव पे लगी हुई है। क्योंकि अगर वो सीट नहीं निकलती है तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी क्वेश्चन उठता है कि आखिर आपका प्रभाव क्या है अपने क्षेत्र में। इनसे भी सवाल जवाब होते हैं। अभी देखिए, कुछ दिन 2-4 दिन में लिस्ट आ जाएगी मेयर की, नगर पंचायत भी, देखते कौन क्वेश्चन लड़ता है। लेकिन हाँ, चुनाव रोमांचक होगा। लड़ाई में सपा और भाजपा भी है, कांग्रेस जो है लड़ाई से बाहर है, बसपा भी लड़ाई से बाहर ही है। ठीक है, एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही कांग्रेस के नेता उमाशंकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमाशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। ब्रजेश जी, आप ही से सीधा सवाल लेती हूं कि इस बार काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। दिसंबर में हालांकि इन तारीखों का ऐलान होना था, लेकिन बात खिंचते खिंचते कोर्ट पे पहुंची। कोर्ट की तरफ से हरी झंडी देने के बाद में अब जाकर ऐलान किया गया है। इससे कितना नुकसान और कितना फायदा हो सकता है राजनीतिक पार्टियों को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर के रस्साकसी हुई, खास करके ओबीसी कैटेगरी को लेकर के, आरक्षण प्रक्रिया को लेकर के कोर्ट तक इसको चुनौती दी गई। उसके बाद ओबीसी का नए सिरे से जो है कमीशन बिठाया गया, ओबीसी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद बहुत कुछ सिनेरियो बदल चुका है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी इसके लिए माइलेज खोज रही थी कि जो ओबीसी रिजर्वेशन पर उंगलियां उठा करके कहीं न कहीं बीजेपी पर कटघरे पर खड़ा किया जाए, आखिरकार जो है कोर्ट ने उसको जो नए सिरे से परिसीमन आया, नए सिरे से जो ओबीसी की कैटेगरी डिवाइडेशन आया, उसको एक्सेप्ट किया और बीजेपी उसको माइलेज मान रही है। तो कुल मिलाकर के इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि महज 1 साल के अंदर आपको लोकसभा का चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश से कहते हैं, उत्तर प्रदेश से ही केंद्र की सत्ता का रास्ता गुजरता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जो दरअसल जो निकाय चुनाव है ना, ये सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर जी। और इस पूरी निकाय चुनाव के जरिए पार्टियां शहरी इलाके में अपना दमखम तलाशेंगी। देखिए, सपा मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, बीजेपी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, बीएसपी टुकड़ों में अपने आप को मजबूत करने की कवायद करती दिखाई दे रही है, क्योंकि बीएसपी को भी मालूम है कि अगर इस निकाय चुनाव के जरिए वो थोड़ा बहुत भी जमीन पर अपने आप को ला पाई तो वो ये पूरी तस्वीर को बदल सकती है, किंग मेकर बन सकती है। कांग्रेस लड़ाई में नहीं थी और अभी भी लड़ाई में नहीं है। हाँ, आम आदमी पार्टी ने जरूर एक इंटरेस्टिंग एंट्री की है और उन्होंने कहा कि कुछ सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो वो अभी नए नए प्लेयर है, वो कितने रेलेवेंट हो पाएंगे तो अलग बात होगी, लेकिन मुकाबला यहाँ पर सपा बनाम बीजेपी के बीच होगा और चूंकि दोनों के बीच में ही 2024 का सेमीफाइनल भी लड़ा जाना है, इसीलिए हम कह रहे हैं जो सत्ता का सेमीफाइनल यानी निकाय चुनाव वो सपा बनाम बसपा के बीच में लड़ाई होगी और जिस जंग का ऑफिशियली आगाज आज से हो गया है। जी, ठीक है। हमारे साथ में कांग्रेस के नेता उमाशंकर जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। उमाशंकर जी, क्या वाकई कांग्रेस बाहर है इस लड़ाई से, उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव को लेकर के? उमाशंकर जी म्यूट हो रखा है, उसको एक बार अनम्यूट कीजिए जिससे कि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। जी
चलिए कोई बात नहीं, आपके पास में वापस आती हूँ उमाशंकर जी। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद इखलाक भी इस वक्त बने हुए हैं। इखलाक साहब, अब तो चुनावों का ऐलान हो चुका है, काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, कितनी तैयारी है समाजवादी पार्टी की? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का और आपका कि आपने समाजवादी पार्टी को अपनी बात रखने का मौका दिया। और देखिए, तैयारी तो समाजवादी पार्टी की बहुत अच्छी और बहुत मजबूत है। और केवल समाजवादी पार्टी की तैयारी नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता भी इस तैयारी में है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे मुंहतोड़ जवाब वो देगी। जी। जिस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश के अंदर हो गए हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, कोई कानून व्यवस्था की क्या हाल है आप देख रहे हैं, तानाशाही तरीके से सरकार चल रही है, अनडिक्लेयर इमरजेंसी जो कह सकते हैं पूरे प्रदेश या देश में चल रही है। तो तैयारी उत्तर प्रदेश की जनता ने कर रखी। और ये भारतीय जनता पार्टी देखिए बहुत चालाक पार्टी है। चुनाव को किस तरीके से आगे करना, चुनाव को किस तरीके से लड़ना और केवल चुनाव लड़ना, उत्तर प्रदेश की कैसे विकास कर सके, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कैसे काम कर सके, इसके लिए कोई काम उनके पास नहीं है। केवल बहका सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। अच्छा। और हम इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी देखिए। ठीक है, चलिए इसका जवाब देवेंद्र प्रमुख जी से लूंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। उमाशंकर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज मिल पा रही है उमाशंकर जी? हाँ बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ जी। उमाशंकर जी, क्या वाकई कांग्रेस जी। नगर निकाय के चुनावों से दूर है, अलग कर रखा है कांग्रेस ने अपने खुद को? कृतिका जी, देखिए, आपके राजनीतिक विश्लेषक ने, आपके एडिटर ने बता दिया और आपने उसी पर प्रश्न पूछ लिया। इसका मतलब यह है कि न्यूज़ वन इंडिया के रिपोर्टर्स अभी ग्राउंड में जा नहीं रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय मुझे लगता है आते भी नहीं है। हमारी जो तैयारी है कृतिका जी, वो सबसे आगे की तैयारी है। अच्छा। बहुत पहले हम लोगों ने अपने कैंडिडेट सिलेक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। बहुत पहले हम लोगों ने, सबसे पहले बल्कि हमने अपना वार रूम और वार रूम की कमेटी डिक्लेयर कर दी। आज उसकी पहली बैठक भी हो गई। यानी कि चुनाव, नगर निकाय चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में हम तो सबसे आगे हैं। लेकिन अच्छा। अब अगर आपके राजनीतिक विश्लेषक जी पता नहीं कौन से कार्यालय का चक्कर लगाया करते हैं, उमाशंकर जी, अब मैं बता रहा ऐसे हूं, कैसे उमाशंकर करेंगे? जी, ऐसे अभी केवल क्या मुझे नहीं बोलने देंगे? नहीं आप नहीं, बोलने मैं आपको देंगे? एक केवल एक नहीं, point- ये जो तरीका- जो उमाशंकर जी, जो आपने बात कही है उसको नहीं, लेकर वो अपनी मेरी बात बात रख रहे हैं। पूरी मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ। अभी एक सप्ताह पहले आपके नसीमुद्दीन सिद्दीकी तो फिर साहब आप से बात मेरी करिए, व्यक्तिगत आप बैठ बात के वार्ता हो रही करिए, थी। फिर मैं बैठता हूँ, आप बात करिए। आप बात नहीं, करिए। अगर ये तरीका अरे, करेंगे, माय डियर फ्रेंड, अगर आप ऐसे करेंगे अच्छा, ठीक है। तो नहीं, स्वाभाविक ठीक है। चलिए आप अपनी बात ठीक है, करिए। चलिए उमाशंकर जी, आप ये आप नहीं, अपनी बात आपको पूरी क्या कीजिए। लगता है कि आपकी बात ही सही है, दूसरा जो बोल रहा है मैं इसलिए अरे आप किसी हस्तक्षेप कोई करेंगे? फैक्ट होगा तभी तो वो कहेंगे। नहीं, इसलिए आप न्यूज़ हस्तक्षेप वन इंडिया के करेंगे। पास में फैक्ट होते हैं, इसीलिए अपनी बात रखते हैं। आप इतने नाराज तो आप क्यों अपने हो रहे फैक्ट हो? पर रहिए। मैं अगर आप मुझे मेरी बात नहीं करने देंगे तो मजबूरी में मुझे हटना पड़ेगा। अरे नहीं सर, आपकी बात को सुनने के लिए आप यहाँ पर हैं सर, आपकी बात को सुन रहे हैं जी। नहीं, ये क्या तरीका, आपने बोला तो हम चुपचाप सुने आपको। अरे इतने अब नाराज मैं क्यों हो बोल, रहे हो उमाशंकर जी? मैं तो आपकी ये जवाब नाराज दे होने की रहा बातें था। मांगिए। मैं ये आपकी नाराज बात होने की बोल रहा बात है। था कि आपके नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब अभी एक सप्ताह पहले कह आप रहे थे बोलिए, कि चुनाव तो होगा ही मैं नहीं। निकल रहा हूँ फिर। ठीक है, चलिए आप करिए, आप डिबेट करिए। थैंक यू। आप जाना चाहते हैं आप चले जाइए, लेकिन ऐसे नहीं हाँ, होता। ये तरीका नहीं होता। बात का सामना ये कीजिए, तरीका आप बिल्कुल क्यों है? नहीं है। मैं इस तरीके के उनका पक्षधर नहीं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। उमाशंकर जी थोड़ा नाराज होकर के वो जा चुके हैं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो वो बेशक कह रहे हैं कि कांग्रेस की तैयारी है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ खास तैयारी नहीं है। ब्रजेश जी, उमाशंकर जी तो नाराज होकर के चले गए हैं, शायद उन्हें जाना ही था, लेकिन कोई ना कोई बहाना चाहिए था। कृतिका, दरअसल क्या है कि आपको जो कहते हैं ना पिंड छुड़ाना, तो पिंड कैसे छुटाएंगे? आपकी तैयारियां कितनी मुकम्मल है उसकी बानगी है। एक सप्ताह पहले ही हम खुद नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के पास बैठे थे, वो तो ये तक कह रहे थे कि दरअसल सरकार चाहती ही नहीं कि चुनाव हो, और ये निकाय चुनाव तो होगा ही नहीं। आप लिख करके ले लीजिए मुझसे। जब आपका जो आपके प्रदेश मीडिया प्रमुख है, जब वो खुद ये मान करके चल रहे हैं कि चुनाव ही नहीं होगा, तो आप जमीन पर कितने तैयार होंगे? सीधी सी बात ये है। हम इसलिए कह रहे हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। आप बताइए, आपने अभी तक कितनी कमेटियों का गठन किया? आप बताइए, आपने भी स्क्रीनिंग कमेटी में कितने प्रत्याशियों का चयन किया? सपा और बीजेपी की तैयारियां जमीन पर दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस की तैयारियां दिखाई नहीं दे रही। मैं यहां तक कि बीएसपी को कहूंगा, बीएसपी ने सहारनपुर से अपना प्रत्याशी बहुत पहले घोषित कर दिया था।
प्रयास से उन्होंने अपने प्रत्याशी की कवायद शुरू कर साइस्ता परवीन, लेकिन वो अलग बात है कि सब मुसीबत में फंस गई। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इन तीन पार्टियों की तैयारियां कुछ हद तक दिखाई दे रही हैं, लेकिन कांग्रेस अभी तक उन तैयारियों से बाहर है, हम साफ तौर पर कह रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, उनकी बैठक जारी है। लेकिन वही सवाल यही है कि जिस तरीके से सवाल वो न्यूज़ वन इंडिया पर उठा रहे हैं, सवाल दरअसल खुद कांग्रेस पार्टी पर उठ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग कुछ बात करते हैं और नेता स्क्रीन पर आकर के कुछ और बात कहते हैं। उनकी आपस की ही बॉन्डिंग कहीं ना कहीं नहीं बन पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र प्रमुख साहब, लड़ाई अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से बीजेपी, सपा और बीएसपी में नजर आएगी इस बार। आपकी कितनी तैयारी? कृतिका जी, मेरा कुछ अलग सोचना है जी कि तैयारी की जो बात आपने की है कि ये अलग अलग सब तैयारी करनी है। सपा के साथ मिलकर जितनी पार्टियां छोटे दल हों या बड़े हों, वो कोशिश करेंगे कि किसी तरह से वो बीजेपी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हो सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सीधा सा मकसद है और सीधा सा कार्य है और सीधा सा एक ही फंडा है, कोई ज्यादा चक्कर में पड़ने की बात नहीं है कि सुशासन और विकास को लेकर ये चुनाव हो रहा है। 2024 का ये सेमीफाइनल भी मान लीजिए आप, इस पर पूरी तैयारी के साथ, ईमानदारी के साथ जनता के बीच में जाना है और प्रदेश में क्लीन स्वीप करना है। सपा, कांग्रेस, बसपा सभी एक साथ इकट्ठे होकर आएंगे निश्चित, और कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए, कुछ मिलजुल कर सीट निकाली जाए। कांग्रेस की एक रणनीति है कि वो किसी स्थिति में है नहीं, उनको पीछे हटाकर सपा को पीछे से समर्थन दें। और छोटी दूसरी जो दल है, छोटे छोटे जो कोशिश करेंगे, वो यही कोशिश करेंगे कि अगर सपा कहीं खड़ी होती है, थोड़ा घना प्रयास कर रही है, तो इनडायरेक्ट में उसको सपोर्ट दिया जाए। और वही बस इतनी सोच के साथ वो काम कर रहे हैं। और हमारे साथी ने हमें जो बात सिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमने जिस तरह से आपका शासन था उसका जवाब देती है सुशासन किया पहले। क्राइम मुक्त उत्तर प्रदेश, क्राइम मुक्त भारत देश 2014 के बाद बना है। हिंदू मुस्लिम दंगे जैसे बंद हो गए हैं, विकास की तरफ प्रदेश बढ़ रहा है। मेडिकल कॉलेज से लेकर स्वास्थ्य सेवाएं और हाईवे का जो है आप रिकॉर्ड देखेंगे उत्तर प्रदेश में, जो जाल फैला हुआ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना मजबूत आज देश और प्रदेश का बन गया है कि उसके बलबूते पर आज हम जनता के बीच में जाएंगे और क्लीन स्वीप जो हमारा नारा है उसको हम पूरा करेंगे। ये ईमानदारी और मेहनत का चुनाव है। हमारे कार्यकर्ताओं ने हमेशा जमी पर काम किया और आज भी जमी पर कर रहे हैं, उसका परिणाम है। ठीक है, ये तो खैर देखना होगा कि जनता किसको ज्यादा पसंद करती है। जैसे अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जवाब जनता को देना है कि जनता की क्या कुछ तैयारी है। जी इखलाक साहब। देखिए, मैं अपने भाई की बात सुन रहा था देवेंद्र जी की, मैं बहुत सहमत हूँ उनसे। अगर ये इन मुद्दों पे जनता के बीच में जाएंगे, मैं इनका समर्थन करता हूँ, समाजवादी पार्टी इनका समर्थन करती है। ये स्वास्थ्य की समस्याओं पे जाएं, ये महंगाई की समस्याओं पे जाएं, ये बेरोजगारी की समस्याओं पे चुनाव में जाए, मैं इनका समर्थन देता हूँ। जनता इनको जवाब देगी। स्वास्थ्य की अभी बात हमारे भाई कर रहे थे, अभी कोविड था 2 साल पहले, स्वास्थ्य सेवा में सबसे ज्यादा किसी के काम दिखे तो समाजवादियों के काम दिखे। जितने भी सीएससी थे वगैरह थे वो समाजवादी सरकार में सही किए गए थे और वो दिखे। समाजवादी पार्टी ने जो एम्बुलेंसें चलाई थी उत्तर प्रदेश की जनता, गरीब जनता के लिए, जहां पे फोन करने पे कोई नहीं पहुंचता था, वहां एम्बुलेंसें पहुंचती थी और कोविड के मरीजों को या कोई मरीजों गांव से गली से ले जाने का काम समाजवादी एम्बुलेंसें करती थी। उनको बंद कर दिया गया। आज उनकी क्या स्थिति है वो देखिए। अभी बात इन्होंने महंगाई पे बात नहीं करी, आप महंगाई पे बात करिए, किस तरीके से प्रदेश और देश में महंगाई बढ़ रहा है उस पर बात करिए। मैं आपका समर्थन करता हूं। आप बांटने की राजनीति नहीं, आप हिंदू मुस्लिम ना करने की राजनीति नहीं, आप अगर महंगाई, स्वास्थ्य, सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा पे चुनाव में जाएंगे तो मैं आपका समर्थन करता हूं और आपको जवाब उत्तर प्रदेश की जनता देगी। आप इन मुद्दों तो बात करिए। मैं तो धन्यवाद देता हूं देवेंद्र जी को कि कम से कम ये पहले ऐसे प्रवक्ता दिखे हैं जिन्होंने महंगाई पे बात करी, जिन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं पे बात करी है। वरना भारतीय जनता पार्टी देखिए बांटने और राज करने के अलावा कोई काम नहीं करती है। भाई से भाई को अलग। लेकिन इखलाक साहब, अगर देखा जाए तो जो नगर निकाय के जो चुनाव है उसमें महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा तो नहीं होता है। अब तो जनता भी समझदार है। जनता के घर के आसपास सफाई कितनी है, सड़कें कितनी बनी है, ये मुद्दे आते हैं नगर निकाय में। तो कृतिका जी, क्या जो ये निकाय चुनाव है तो वो देती तो उत्तर प्रदेश की जनता ही है।
रहते तो वो लोग हैं, खाना तो वो भी खाते हैं, नहीं तो कपड़े जिस भी काम पहनते के लिए हैं, चुनाव हो रहा है बीमार वो तो आप वो भी होते समझते हैं। होंगे ना, मैं नगर समझ निकाय रहा का हूँ हर काम क्या चीज, है ये तो आप भी लेकिन जानते ही होंगे चुनाव ना। कोई भी हो, चुनाव कोई भी हो, अगर हम इंसान हैं, हम खाना भी खाएंगे, हम बीमार भी पड़ेंगे, हम कपड़े भी पहनेंगे। तो महंगाई, बेरोजगारी और हमारी सुरक्षा, ये मेन मुद्दे होते हैं किसी भी चुनाव में। ठीक है, नगर निकाय का चुनाव है, गांव गली का चुनाव है, मगर जनता का भी चुनाव है, ये जमीन अच्छा से जुड़ा चुनाव है। तो जमीन से जुड़ा चुनाव हमेशा समाजवादी पार्टी हमेशा आगे रही है, हर चुनाव में अच्छा आगे रहेगी। और जिसका एग्जाम्पल अभी आपने मैनपुरी चुनाव देखा है, तो अब ये भारतीय जनता पार्टी समझ ली, उत्तर प्रदेश की जनता और समाजवादी पार्टी उनका जवाब देने जा रही है। सर, मैनपुरी का तो लगभग पहले ही पता था कि आखिर कौन जीत रहा है, ये तो खैर पहले ही पता था वहां पे, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि दावे मुलायम कर रही सिंह थी, बहुत ज्यादा दावे मुलायम कर सिंह रही यादव थी। को हर कोई भारतीय जानता है और हर कोई वहां पर पसंद करता है। तो भारतीय सिर्फ जनता एक पार्टी मैनपुरी दावा के कर रही सहारे थी तो कि हम चुनाव में नहीं मैनपुरी उतर जीत सकते जाएंगे। ना। पूरी सरकार कृतिका जी मैनपुरी चुनाव में लगी हुई थी, हराने के लिए लगी थी। किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग भी करना चाहा, फिर भी हमारे आप जीत नेताओं गए पे, सर, ये अच्छी बात है, मैं मान रही हूँ ये हमारे चीज। नेताओं पे मुकदमे लगाया और हाँ उनको उठाने का काम किया। और शिवपाल सिंह यादव साहब ने किस तरीके से, आदरणीय अखिलेश यादव साहब ने किस तरीके से वहां पे लोगों के, अपने अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम किया। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी नेताजी के विचारों पे आगे बढ़ रही है और ये ठीक है। निकाय चुनाव में लोग बहुत मजबूती से जीतने जा रहे हैं। चलिए, लखनऊ से एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता इस वक्त बने हुए हैं। एसके, कितनी तैयारियां हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय को लेकर के, क्योंकि तारीखों का ऐलान इस वक्त कर दिया गया है? बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो यूपी राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे प्रदेश भर में जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसको लेकर निर्देश जारी किए जा चुके हैं, जो कि लगातार निर्वाचन आयोग की तरफ से जो पूरे प्रदेश भर के कमिश्नर्स हैं, डीएम हैं, जो कप्तान हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी और सीधे तौर पर लगातार इस तरीके से कहा जा रहा था कि जो व्यवस्थाएं हैं तैयार कर लें। जैसा कि आज भी उन्होंने बताया कि कप्तानों को निर्देशित किया गया है कि जो आपराधिक तत्व हैं उनके साथ सख्ती से पेश आए, उनकी जो ऐसे अपराधी हैं जो लगातार जो अपराध करते रहे हैं उनकी जमानत उड़वाकर तत्काल उनको जेल भिजवाएं और ऐसे तत्वों की जो कहीं ना कहीं अशांति फैला सकते हैं उनके खिलाफ कठोर एक्शन लें। साथ ही साथ जो अति संवेदनशील जो मतदाता केंद्र है वहां पर वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था की गई ताकि अगर कोई गड़बड़ होती है तो वो पूरी तरीके से नजर में है। साथ ही साथ सभी कप्तानों को और जो जिलाधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि पूरे प्रदेश भर में जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है उसको भी ध्यान दें, क्योंकि 2 चरणों में चुनाव होगा और 9 जो मंडल है उन 9 मंडलों में चुनाव होगा, तो दूसरे मंडलों से भी पुलिसकर्मी भेजे जाएंगे। हालांकि जब निर्वाचन आयुक्त से यह बात पूछी गई क्या वो पैरामिलिट्री फोर्स या कोई बाहर की फोर्स भी मंगा रहे हैं, तो उनका कहना था फिलहाल ये चुनाव यूपी पुलिस कराएगी और यूपी पुलिस कराने में सक्षम है। अभी तक हमें कोई ऐसी स्थिति नहीं नजर आ रही जिससे हमें लगे कि हमें बाहर की फोर्स की जरूरत है। तो सीधे तौर पर एक और चीज साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ही इस पूरे चुनाव को देखेगी। हालांकि अगर हम 2017 की बात करें, 2019 के लोकसभा की बात करें, 2022 के अगर हम विधानसभा की बात करें या उसके पहले पंचायत चुनाव की बात करें, तो इन सभी में उत्तर प्रदेश में कुछ एक छिटपुट घटनाओं के अलावा कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई है। तो सीधे तौर पर चीजें जरूर बेहतर हैं और कुछ आयोग की भी कोशिश यही होगी कि इस दौरान शांतिपूर्ण जैसे पहले चुनाव होते रहे हैं वो उस तरीके से चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। कुछ खास बातें जरूर है कि लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठे, तो इस बार आयोग ने एक चीज जरूर की है कि जो पूरे प्रदेश भर में चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों में जितने नगर निगम हैं वो नगर निगमों के महापौर साथ ही साथ जो के पार्षद और सभासद हैं वहां पर ईवीएम से वोटिंग होगी। बाकी पूरे प्रदेश भर में अगर हम देखें तो 199 जो पालिका परिषद हैं, साथ ही साथ 545 के करीब में जो नगर पंचायतें हैं वहां पर जो चुनाव होंगे वो बैलेट पेपर से होंगे। ये चुनाव आयोग ने एक चीज कही है। इसकी 2 वजह हो सकती हैं, एक तो ये कि उनके पास शायद इतनी ईवीएम इतनी बड़ी संख्या में उपलब्ध ना हो, या फिर जो लगातार चीजें चल रही थी कहीं ना कहीं उनको भी समझते हुए आयोग की तरफ से ये चीजें कही गई हैं। तो जो लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उठाता रहता था, कहीं ना कहीं वो मुद्दे भी इस बार नहीं बनेंगे, क्योंकि नगर निगमों के अलावा बाकी सभी जगहों पर सीधे तौर पर हम देखें तो बैलेट पेपर से चुनाव होने जा रहा है। बाकी फोर्स को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, चूंकि अधिसूचना आज से जारी हो गई है तो सीधे तौर पर कोई नई चीज नहीं होगी, मतलब कोई शिलान्यास लोकार्पण नहीं होगा, कोई नई घोषणा नहीं होगी। साथ ही साथ जो आवश्यक सेवाएं हैं वो चलती रहे। ट्रांसफर पोस्टिंग भी बिना आयोग की अनुमति के नहीं होगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से लागू हो जाती हैं, वो लागू हो गई। ऐसा निर्वाचन आयुक्त भी बता रहे थे कि बाकी जो विस्तृत दिशा निर्देश हैं वो हम जारी कर रहे हैं। और सीधे तौर पर हम देखें तो कोशिश 2 तारीखों में चुनाव कराने के बाद जो 4 और 11 तारीख को चुनाव होगा, 13 तारीख को ही मतगणना और उसी दिन परिणाम आएंगे। तो सीधे तौर पर देश का सबसे बड़ा सूबा है, 760 जो नगरीय निकाय हैं उसमें जो चुनाव
होने जा रहा है और सबसे बड़ी संख्या देश में, उत्तर प्रदेश में इन पूरे चुनाव में पदों की है। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आयोग कोशिश कर रहा है कि 2 चरणों के लिए सभी को सामंजस्य बिठाकर किया जाए। तो ये कई ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई हैं। हालांकि पार्टियों ने तैयारी पहले ही कर ली थी और अब चूंकि चुनाव घोषणा हो चुकी है, 4 से 5 महीने चुनाव डिले हुआ है, तो लगभग जो पार्टियां तैयारी कर रही थी उनकी भी सारी चीजें तैयार हैं। चूंकि कुछ जगहों पर आरक्षण बदला है तो वहां के लिए जरूर थोड़ा सा दोबारा से मंथन पार्टियां कर रही हैं। हालांकि अगर हम पार्टियों की तैयारियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी दूसरों के ऑप्शन में ज्यादा तैयारी है, क्योंकि आपने देखा है जब पिछली बार चुनाव घोषित होने जा रहे थे उस दौरान भी बीजेपी सभी नगर निगमों पर अपने प्रबुद्ध सम्मेलन कर चुकी थी और अभी बीजेपी के सभी नगर निगमों पर लगातार जनसंपर्क और जनसंवाद चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चीजें अगर दूसरे ऑप्शन में देखेंगे तो समाजवादी पार्टी जरूर खड़ी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कोशिश उनकी तरफ से भी लगातार जारी है। अब देखना यह है कि किस तरीके से इसमें पार्टियां परफॉर्म करती हैं। ठीक है, चलिए आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इमरान लतीफ इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। इमरान साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ ऑन इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद। इमरान साहब, कितनी तैयारियां हैं आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के फौरन बाद से आम आदमी पार्टी ने नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। सबसे पहले हमने जिलेवार नगर निकाय चुनावों के प्रभारी बनाकर संगठन निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी और आज ये पूरे सभी जो नगर निकाय हैं, चाहे महानगरों की बात कर लें, चाहे नगर पालिकाओं की बात कर लें और चाहे नगर पंचायतों की बात कर लें, हर जगह आम आदमी पार्टी ने नगर निकाय प्रभारी नियुक्त कर दिए, बूथ स्तर का संगठन बना लिया है और लगातार जो नगर निकाय से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर आम आदमी पार्टी आवाज उठाने का काम कर रही है। सबसे बड़ा मुद्दा जो आज के समय में है, नगर निकाय के कार्यालय जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं और आम आदमी पार्टी इसी वादे के साथ जनता के बीच में जा रही है कि इन कार्यालयों से भ्रष्टाचार को दूर किया जाएगा। दूसरी बात, हाउस टैक्स और वाटर टैक्स के नाम पर जिस तरीके से पूरे प्रदेश के लोगों को ठगा जा रहा है, उससे आजादी दिलाई जाएगी। आम आदमी पार्टी अगर नगर निकाय में चुनाव जीतती है तो हाउस टैक्स को हाफ किया जाएगा, वाटर टैक्स को माफ किया जाएगा। कुल मिलाकर जनता के मुद्दों पर आम आदमी पार्टी नगर निकाय का चुनाव पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ लड़ने जा रही है। कितनी उम्मीद है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि दिल्ली में तो दिल्ली की जनता का प्यार खूब सारा मिला आपको एमसीडी में? देखिए, जब से दिल्ली का विधानसभा चुनाव हम लोग जीते थे तो लोग कहते थे कि एमसीडी की जनता आपको पसंद नहीं करती, एमसीडी में आम आदमी पार्टी कमजोर रह जाती है। इस बार वो कसर पूरी कर दी गई। निश्चित रूप से जो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने काम किया है, जो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने काम किया है और जिस तरीके से विगत कुछ चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अन्य चुनाव में भी बेहतर परफॉर्म किया है, उससे अब उत्तर प्रदेश में काफी उम्मीदें बढ़ी है। दिल्ली और पंजाब के मॉडल के से लोग काफी प्रभावित हैं और अब लोग चाहते हैं कि काम की राजनीति हो, मुद्दों की राजनीति हो, ईमानदारी की राजनीति हो और नगर क्षेत्रों में भी काम किया जाए। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी इस बार कुछ बड़ा करके दिखाएगी इस चुनाव में। ठीक है, चलिए आपके पास वापस आऊंगी इमरान साहब। आलोक द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक जी, जो 4 से 5 महीने का समय जो नगर निकाय के इलेक्शंस के लिए बढ़ाया गया है, क्या वो जानबूझकर बढ़ाने की एक कोशिश थी या फिर वो महज एक इत्तेफाक था? क्योंकि आने वाले समय में देखिए चुनाव भी है कई राज्यों में और उसके बाद में महज 1 साल का ही अंतर रह गया है, अब लोकसभा चुनाव भी है सर पे। तो अगर बीजेपी अच्छी जीत दर्ज करती है उत्तर प्रदेश के अंदर तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनावों पर भी पड़ेगा और फिर लोकसभा पर भी पड़ेगा। तो ये महज इत्तेफाक था या वाकई किसी रीजन की वजह से बढ़ाए गए? देखिए, मुझे लगता है ना जो ये चुनाव लगभग 4 से 5 में डिले हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की नाकामी है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला था कि आपको ट्रिपार्टी फॉर्मूला लागू करना पड़ेगा, उसको मैंने लागू किया, उन्होंने अच्छा लिस्ट जारी कर दी थी। उसको विवाद बना और मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में जब सरकार के खिलाफ फैसला है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई। आप देखा होगा यही लोकल चुनाव जब बिहार में हुआ था तो वहां पर भी हाईकोर्ट चुनाव में रोक लगा दी थी। उसके बाद फिर से यही सुप्रीम कोर्ट जो नियम था और आदेश था उसको फॉलो किया गया, दोबारा चुनाव हुआ। यही चीज महाराष्ट्र में भी हो चुका है। तो मुझे समझ आता है कि भाजपा सरकार ने कहां से गलती कर दी, उसको समझने में उनसे चूक हुई है। उन्हें लगा था कि नहीं, जो पुराना फॉर्मूला उसी का आधार हो जाएगा, उस सतह पर चुनाव हो जाएगा। मुझे लगता है कि भाजपा सरकार यहाँ पर चुकी है और उसका जो नुकसान हुआ है वो कहीं ना कहीं जनता को तो हुआ है। 4 महीने से सबकी जो पावर थी, जो भी इनके अध्यक्ष थे, मेयर थे, सबकी पावर सस्पेंड थी। कुछ भी नीतिगत फैसले ये लोग नहीं कर पाए। तो जो डीएम को आदेश दिया गया था उन्होंने काम तो टकोर कर लिया, बट नीतिगत फैसले डीएम नहीं ले पाया था। जो काम चल रहे थे वही को आगे बढ़ा सकते थे, कुछ नया नहीं कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं जनता को नुकसान हुआ है। हाँ, 4 महीने समय जो मिला है उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला है, भाजपा को मिला है, कांग्रेस को मिला, सबको मिला हुआ है। अभी उमाशंकर जी मैदान छोड़ के भाग गए हैं,
उमाशंकर जैसे यहाँ भागे हैं ना, उसे कांग्रेस कार्यकर्ता जमीन से भागे हुए हैं। 6.25% विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट मिला था। अरे भाई, जिसको आपने लड़ाया तो चुनाव, उसके पास भी कुछ अपना वोट होगा ना, तो आपका वोट कहाँ पर है? सिर्फ 2 विधायक इनके आप कांग्रेस इस टाइम पे है मैदान, इस समय विधानसभा में, उनमें से एक सीट है रामपुर खास, जहां से प्रमोद तिवारी लगातार विधानसभा चुनाव जीतते रहे। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड का नाम दर्ज हुआ। आज एक उनकी जो बेटी है आराधना मिश्रा, वो वहां से रामपुर खास से विधायक है। एक ओनली सीट है जहां जो कांग्रेस जीती है, वहां पर जो उम्मीदवार जीता हो सकता है दम पे जीता हो, तो कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता जमीन पर नहीं है। उमाशंकर जी फालतू आगे बैठ गए थे यहाँ पर। चलिए ठीक है, नहीं फालतू नहीं सर, हमने बुलाया था उन्हें, इसलिए वो यहाँ पर बैठे थे। लेकिन वो बात अलग है कि वो बीच में से ही उठ के और शुरुआत में ही वो जा चुके थे किसी सवाल से नाराज होकर के। ठीक है, एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके, देखा जाए तो इस बार चुनावी मैदान में सिर्फ 3 ही कुल मिलाकर 4 पार्टियां कहीं ना कहीं नजर आएंगी। आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्शन और इलेक्शन के मूड में जानी जाती है और लोग मानते हैं कि वो हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहती है। सीधे तौर पर उसकी तैयारियां जो हैं उस साल के 12 महीने भविष्य में आने वाले इलेक्शन को ध्यान में रखकर होती हैं। सीधे तौर पर हम देखें तो जब चुनाव घोषित पिछली बार ही हुए थे, तभी से बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पूरे प्रदेश भर के दौरे कर रहे थे। जो जिले में योजनाएं लंबित थी उनके शिलान्यास लोकार्पण चल रहे थे, जो पूरी हो चुकी थी उनको लगातार जनता को सौंपा जा रहा था। अभी आज भी मुख्यमंत्री महाराजगंज में थे, उसके पहले कुशीनगर में थे, फिर उसके पहले देवरिया और गोरखपुर में थे। मुख्यमंत्री जालौन जा चुके हैं और लगातार मुख्यमंत्री के दौरे भी दूसरे टेनोर में भी चल रहे थे। अगर हम संगठन की बात करें तो संगठन लगातार बीजेपी का बैठकें कर रहा है। प्रदेश स्तरीय संगठन घोषित होने के बाद लगातार जो बीजेपी के मंडल स्तर के जो पदाधिकारी हैं, जो जिलों के पदाधिकारी हैं, उनको लगातार दिशा निर्देश लखनऊ की तरफ से दिए जा रहे थे और सभी विंग्स बीजेपी की एक्टिव दिखाई दे रही थी। तो सीधे तौर पर बीजेपी की तैयारियां काफी मजबूत है दूसरे विपक्षी दलों की अपेक्षा। दूसरी अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो लगातार वो कोशिश जरूर कर रहे हैं, कोशिश भी उनकी चल रही है, लेकिन बीजेपी के ऑप्शन में उनकी तैयारियां काफी पीछे दिखाई दे रही हैं। सीधे तौर पर अब जनता किसको क्या करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जब 13 तारीख को मतगणना होगी और रिजल्ट आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने भी लगातार अपने जो प्रभारी हैं उनको घोषित किए हैं। खासतौर पर बीजेपी समाजवादी पार्टी की तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही है। अगर आप अभी देखेंगे तो ज्यादातर जिलों में समाजवादी पार्टी ने नए जिलाध्यक्ष और नए महानगर अध्यक्ष घोषित कर दिए हैं। उनकी सूची भी जारी की जा चुकी है। वहीं जो समाजवादी पार्टी के लोकसभा के प्रभारी लगातार घोषित किए जा रहे हैं। तो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी जा जरूर रही है चुनाव में, संगठन को भी मजबूत कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका फोकस 2024 है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जरूर दावे कर रही है कि वो बड़े पैमाने पर इस चुनाव में जा रही, लेकिन तैयारियां कहीं ना कहीं काफी उसकी पीछे। अगर राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर देखें तो बीजेपी से कोसों पीछे उसकी तैयारियां दिखाई दे रही हैं। उसके अलावा आम आदमी पार्टी जो 2 राज्यों में सरकार चला रही, उत्तर प्रदेश में लगातार संजय सिंह एक्टिव हैं, कहीं ना कहीं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उन सीटों पर ज्यादा अपनी कोशिश की जाए जहां से आम आदमी पार्टी को अच्छा खासा फायदा मिल सकता है या जहां पर पहले अच्छा परफॉर्म पार्टी कर चुकी है। उसके अलावा अगर हम छोटी पार्टियों की बात करें तो आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ संगठन में है। अभी 2 दिन पहले ही आरएलडी ने अपने जो संयोजकों की तीन संयोजकों की एक टीम बनाई है, जिसमें यह कहा गया है कि वो पूरे प्रदेश भर में जहां जहां समाजवादी पार्टी के गठबंधन में उसको सीटें मिलेंगी वहां पर प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया को देखेगी और सीधे तौर पर वो भी कोशिश कर रही है। और अगर हम 5वीं पार्टी की बात करें तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि हम अकेले चुनाव में जा रहे हैं। तो सीधे तौर पर 2022 के चुनाव में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी, तो वो भी कहीं ना कहीं खासतौर पर पूर्वांचल के जिलों में असर डालेगी अगर वो अकेला चुनाव लड़ती है तो। उसके अलावा समाजवादी पार्टी के दूसरे घटक दल भी हैं, जिसमें अपना दल कमेरावादी दल भी शामिल है। साथ ही साथ एक अपना दल जो कि अनुप्रिया पटेल का है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो ये वो दल हैं जो सीधे तौर पर मैदान में उतरेंगे। तो उत्तर प्रदेश के रण में जहां 14,684 पदों के लिए ये पूरा प्रक्रिया होने जा रही है, जिसमें 17 नगर निगम है, 199 नगर पालिका परिषद है, 545 के करीब में नगर पंचायतें हैं। तो सीधे तौर पर हम देखें तो जो कुल संख्या 760 हो रही है, तो इन पूरी संख्या पर कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर पार्टियां मैदान में उतरेंगी। लेकिन सीधे तौर पर जो टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई दे रही है। अगर कुछ एक सीटों को हम छोड़ दें जहां पर सीधे जो प्रभाव पार्टियां रखती हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो सीधे तौर पर वो सारी चीजें दिख रही हैं। और एक तरीके का एक लिटमस टेस्ट भी होगा ये चुनाव, क्योंकि 2024 से पहले होने जा रहा है। सीधे तौर पर इसमें 17 नगर निगम शामिल हैं और सभी नगर पालिका और नगर पंचायतें शामिल हैं। तो एक तरीके से बीजेपी भी कोशिश करेगी कि सेमी
सेमीफाइनल में बेहतर परफॉर्मेंस करके अपने 2024 की रणनीति को मजबूती के साथ तैयार किया जाए। और यही स्थिति समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों के लिए भी है। कई करो या मरो की स्थिति है कि अगर इसमें बेहतर परफॉर्म होता है तो मैसेज जरूर जनता में जाएगा कि लगातार कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस क्या रही है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी पहले ही अपने कई प्रत्याशी घोषित कर चुकी हैं। लगातार वो भी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं। तो अगर हम देखें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, तो उसी तरीके से बहुत सारी पार्टियां इस बार मैदान में होंगी। कुछ भारतीय जनता पार्टी के खेमे से होंगी, कुछ समाजवादी पार्टी के खेमे से होंगी, और कुछ दल ऐसे हैं जिसमें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी भी है, जो अपने बल पर चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है, आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारी लेंगे। और चर्चा जो है वो लगातार जारी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद वापस चर्चा करेंगे निकाय के रण को लेकर।